अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जी सेनेट के इलेक्शंस थे और इलेक्शंस में यानी कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी हाँ, जो पीपल्स पार्टी के मेंबर रहे हैं, उसके बल्कि हैं और इसके साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, वो बगैर किसी मुकाबले के यानी कि सब पार्टीज़ ने उनके ऊपर एक तरह का ओके या ठीक है या सही है, ये ख़ैर बात की और उसके बाद जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, उनको चेयरमैन सेनेट सेलेक्ट कर लिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वही हैं जिनकी वाइफ जो है वो टर्किश फर्स्ट लेडी का नेकलेस जो उन्होंने 2010 यानी 2010 के फ्लड विक्टिम्स के लिए दिया था, डोनेट किया था, वो लेकर घर चली गई थी। जी हाँ, उन्होंने कुछ पार्टीज वार्टीज में शायद पहना वहना होगा। उसके बाद जब ये खबर बाहर आई और एक हंगामा हुआ कि जी वो डोनेशन में दिया गया टर्किश फर्स्ट लेडी का नेकलेस लेकर जो है 9 दो 11 हो गई हैं, तो उसके बाद जब उन पे ऊपर बार बार बात की गई तो उन्होंने बहरहाल वो नेकलेस वापस कर दिया। तो ये जी वही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब सेनेट में चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम करेंगे। अब आगे हम बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ये आप देख रहे हैं कराची के हालात बेहतर हैं। जी हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर सिंध का दावा है। जी हाँ, जहाँ पर हर रोज़ रोड क्राइम होते हैं, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, बैग स्नैचिंग हो रही है और कई लोगों की जानें ली जा रही हैं। उस सिंध के लिए जो है वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर साहब का कहना ये है कि जी कराची के हालात जो हैं वो बिल्कुल बेहतर हैं। अब इनसे कोई पूछे कि कराची के हालात अगर ये बेहतर हैं तो खराब हालात किसको कहते हैं? बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी की। शाहिद खाकान अब्बासी ने जी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो जमा करवा दी है। अब देखते हैं कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन सबमिट की है खैर वो एक्सेप्ट तो हो ही जाएगी, लेकिन आखिर एक नई पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत पेश आ गई, ये यकीनन शायद खाकान अब्बासी साहब बेहतर बता सकते हैं, वरना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो भी कंट्री के लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं, लेकिन खैर एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आती चली जा रही हैं। बात करेंगे हम ईरान के प्रेसिडेंट की। जी हाँ, अप्रैल के थर्ड वीक में ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे और ये उनका पहला विजिट होगा। वो जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की और उसके पहले ईरान ने की और ये सब कुछ जो चल रहा था सिलसिला, उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पहली बार पाकिस्तान के विजिट के लिए तैयार हुए हैं और थर्ड वीक में हम देख रहे हैं कि उन्होंने विजिट करना है। अब किस तरह से बातचीत की जाएगी, किस तरह से टर्म्स को ठीक किया जाएगा, वैसे तो खैर चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान, सभी के साथ पाकिस्तान के टर्म्स इस वक्त ठीक नहीं है और ठीक करने की जरूरत है। हो सकता है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी हो के ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन साथ साथ बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर अटैक करने का भी कह रखा है। क्या पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल किया जाएगा? क्या पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो ईरान के जरिए जो है इजराइल को डराने धमकाने या अटैक करने के लिए इस्तेमाल होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कि यकीनन तमाम पाकिस्तानी जो लोग यानी कि न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ पे नज़र रखते हैं वो यकीनन इसके लिए परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी और की जंग में हिस्सा ले, जैसा कि पहले अफ़गानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया था। ख़ैर उसमें तो डॉलर भी बहुत कमाए थे और बहुत पैसा आया था और इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर ये सब कुछ किया गया था। लेकिन अब ईरान ने जो इज़राइल को धमकी दी है, उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान आना जो है वो सब लोग इसको कोई ख़ास पॉज़िटिव वे में नहीं देख रहे। सबका ख़्याल है कि यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है जो ईरान यहाँ पर आने को तैयार हुए हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट और पाकिस्तान में आके वो क्या बात करेंगे? ख़ैर जो भी बात करेंगे, लेकिन बात सारी ये है कि इज़राइल के साथ किसी किस्म का मज़ीद जो है ना झगड़ा या कुछ भी पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और अगर ईरान पाकिस्तान को अपने साथ शामिल करने के लिए आ रहा है, तो वो भी एक बहुत गलत बात होगी। कई लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को यकीनन एप्रिशिएट कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें वहाँ पर गज़ा में जाकर जंग करनी चाहिए या हमें वहाँ पर जाकर इज़राइल पे अटैक करना चाहिए। अब इन लोगों को तो एक खुला मौका मिल जाएगा अगर इस तरह से ईरानियन प्रेसिडेंट आएँगे
اور اس کے بعد یہ سب کچھ تماشا چلے گا تو یہ یقیناً ایک بہت ہی خطرناک بات ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں آگے، اور اس کے اوپر ہم آپ کو یقیناً اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ بات کریں گے 9 مئی کی۔ جی، آرمی چیف نے سانحہ مئی میں جو لوگ انوالو تھے ان کی سزائیں معاف کر دی ہیں۔ ایک طرف یہ خبر آ رہی ہے تو دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ عید سے پہلے فوجی عدالت نے جو ہے وہ جو 9 مئی میں لوگ شامل تھے ان میں سے تقریباً 20 لوگوں کو رہا کر دیا ہے۔ اب اس میں آرمی چیف کا کیا رول ہے یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن خیر کئی بار ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو بٹرنگ کرنے کے چکر میں، حالانکہ یہ آرمی ایکٹ یا آرمی عدالت جو کورٹس ہیں آرمی کی، ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو رہا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کچھ نہ کیا اور 9 مئی کے واقعے میں اس لیے ان کو چھوڑا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ بوٹ پالش کرنے کی ایک پرمپرا ہے تو ہم نے بالکل وہ پرمپرا نبھاتے ہوئے وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کی جھولی میں ڈال دیا ہے کہ جی آرمی چیف کی وجہ سے ان لوگوں کو رہا کیا گیا۔ خیر یہ تو خیر ہونا ہی تھا اور ہونا بھی چاہیے کہ جو لوگوں کو زبردستی میں اریسٹ کیا گیا ہے اور عید سے پہلے ان کو یقیناً رہائی مل جانی چاہیے، جس میں عمران خان بھی شامل ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو ہیں جی وہ بہت انہوں نے اپنے پیپرز جمع کرا دیے، بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہیں اپنی نئی پارٹی کو لے کر، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان کی نئی پارٹی اگر آ بھی گئی تو وہ کام کیا کر سکیں گے، پاکستان میں کون سا پازیٹیو چینج لائیں گے؟ کیا پاکستان جگہ جگہ جو گھوم رہا ہے کٹورا لے کے وہ گھومنا بند ہو جائیں گے؟ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تب تو صحیح ہے، ادروائز نئی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی ضرورت پاکستان میں محسوس نہیں کی جا رہی۔ محمد بن سلمان نے شہباز شریف کے دورہ پاکستان کی جو دعوت ہے وہ قبول کر لی ہے۔ جی ہاں، ایم بی ایس جو ہے وہ انہوں نے آنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے۔ یقیناً یہ امریکہ کے کہنے پر ہوا ہوگا، اس لیے کہ سعودی عرب وہی کرتا ہے جو امریکہ اسے کہنے کو کہتا ہے، سعودی عرب بالکل وہی کہتا ہے اور وہی کرتا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جی شہباز شریف صاحب کے لیے افطار ڈنر کا بھی انتظام کیا گیا تھا سعودی عرب میں، ابھی جب وہ عمرہ کرنے گئے تو ایم بی ایس کی طرف سے افطار ڈنر میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور ایک لمبا چوڑا ڈیلیگیشن لے کر جو شہباز شریف صاحب پہنچے، جس میں ان کی بھتیجی مریم نواز بھی شامل ہیں جو کہ پنجاب کی آج کل چیف منسٹر ہیں۔ ان کے ساتھ بھی جی شہباز شریف صاحب پہنچے اور جی شہباز شریف صاحب نے وہ افطار ڈنر جو ہے اس کو یقیناً انجوائے کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ واپسی کا کرایہ شاید مانگ لیا ہو سکتا ہے ایم بی ایس سے۔ انہوں نے افطار ڈنر کے بعد کہا ہوگا جی میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ مجھے جو ہے وہ واپسی کا کرایہ دے دیں۔ یعنی کہ اگر شہباز شریف صاحب گئے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ پیسہ بھی انہوں نے مانگنا ہی ہوگا، اس کے بغیر تو وہ آنے والے ہیں نہیں۔ مگر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ پروجیکٹس ہیں جس کے لیے $5 بلین کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی سعودی عرب جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو $5 بلین کا پیکج جو ہے وہ دے گا۔ اب وہ پیکج تو وہ دے دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہمیشہ ہمارے گیسٹ وغیرہ کہا کرتے ہیں کہ جی سب جگہ کی پراپرٹیز کے دام بڑھ گئے ہوں گے، سب لوگ جو ہے وہ یقیناً اس میں دلچسپی لے رہے ہوں گے کہ دبئی میں اور کینیڈا میں اور امریکہ میں اور کہاں کہاں پر جو ہے پراپرٹیز لی جا سکتی ہیں۔ اب وہ $5 بلین جو ملنے والے ہیں سعودی عرب سے وہ بھی انہوں نے جی پیکج اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے اوکے کر دیا ہے۔ جو شہباز شریف صاحب یقیناً اسی سے پھولے نہیں سمارے، جبھی ان کی جو پکچرز آ رہی ہیں وہ اسی طرح کی آ رہی ہیں جس میں وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کب تک اس طرح سے چلائے جا سکتا ہے، یا کسی بھی کنٹری کو کب تک آپ مانگے تانگے کے پیسے پہ چلا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب یقیناً کسی کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈالر ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے اور روپیز جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوا ہے، لیکن بات ساری یہی ہے کہ وہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ورلڈ بینک سے پیسہ مل گیا، ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ مل گیا، اور اب سعودی عرب سے بھی پیسہ ملنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو اس طرح سے تو سپورٹ کیا جا ہی رہا ہے، لیکن جو ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ان کی آنے کے اوپر بھی کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کیا یہ سب کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے، اور کیا یہ بھارت کے لیے بھی ایک میسج ہے، پاکستان کا نہ صحیح امریکہ کا صحیح، کہ ہم ابھی بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح کی نیوز آئیں
चाहे वो गार्डियन की रिपोर्ट हो या दूसरी जिसमें कि भारत के खिलाफ बात की गई या भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ बात की गई, तो यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसको भारत की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही। वो भारत की इकोनॉमी से भी घबराया हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है वो थर्ड नंबर पे, यानी वर्ल्ड के थर्ड नंबर पे आ जाएगी। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। तो इससे जाहिर है कि जो हमेशा से एक तरह का बॉस रहा है दुनिया का, अमेरिका, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा और वो यही चाहेगा कि कोई ना कोई किस्म की टेंशन जो है या कोई ना कोई स्ट्रेस जो है या नेगेटिव चीज वो भारत के लिए करे। अब वो उसके लिए क्या हो सकता है, एक तरह तो हमने देखा ही कि गार्डियन रिपोर्ट आई, उसके बाद राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट आया, फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट गया, उसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं की गई थी। फिर कनाडा में जो कुछ हो रहा है, कनाडा में जो खालिस्तान के सपोर्टर्स मौजूद हैं, जो हर वक्त नारे लगाते रहते हैं, रोड पे खड़े होकर धमकियां देते रहते हैं, कभी कहते हैं जी पार्लियामेंट के इजलास नहीं होने देंगे या पार्लियामेंट की बिल्डिंग उड़ा देंगे, और इसी किस्म की कई बातें करते रहते हैं। उन लोगों को भी कनाडा में सपोर्ट किया गया और यकीनन अमेरिका भी उसमें साथ है। कई बार ये भी इल्जाम लगाया गया कि वहां पर भी लोगों को मारने की कोशिश की गई है, और इस किस्म की चीजें एक के बाद एक भारत की तरफ जो है वो भेजी गई है, भारत की तरफ इल्जामात लगाए गए। लेकिन बात सारी वही है कि ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि शायद इलेक्शन आ रहे हैं भारत में, इस वजह से इस किस्म की बातें की जा रही हैं, जिससे कि पीएम मोदी जो हैं उनकी पार्टी को फायदा होगा कि उनके लोग कहेंगे कि हाँ जी देखें, इन्होंने कहा था तो करके दिखाया, इन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे तो वाकई में पाकिस्तान में घुस के मारने की धमकी भी दे दी गई है। लेकिन बात सारी इधर खत्म नहीं हो जाती, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स या हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट बात कर रहे हैं, और उनका ये भी ख्याल है कि यकीनन ये कहीं ना कहीं भारत को डराने के लिए, भारत को दबाने के लिए ये चीज इस्तेमाल की जा रही है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यकीनन अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तो बात नहीं की जा रही, जाहिर है पाकिस्तान उस रेस में शामिल ही नहीं हुआ है। जाहिर है उसके लिए हमें इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा अगर हमें उस रेस में शामिल होना है कि जिसमें सारी दुनिया जो है वो ये समझे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी जो है डिपेंडेंट हो गई है। तो उसके लिए पाकिस्तान को पहले तो इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर में काम करना होगा, तभी हम किसी रेस में, अभी तो हम उस रेस का हिस्सा ही नहीं है जिसकी बात की जा रही है। उस रेस में यकीनन बड़ी कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है और दूसरी कई यूरोपियन कंट्रीज हैं। वो यकीनन भारत की तरक्की से, भारत की प्रोग्रेस से काफी घबराए हुए हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि तरह तरह के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की इलेक्शन से पहले बातें की जा रही हैं। और ये बातें पहले भी हो सकती थी, यानी काफी पहले की जा सकती थी, या फिर इलेक्शन के बाद, लेकिन इस वक्त जो की जा रही है तो यकीनन अमेरिका की बौखलाहट जो है वो हमें दिखाई देती है। बहरहाल हम इस खबर के ऊपर भी नजर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। केपीके में जी मजदूरों के रूप में स्मगलर्स को पकड़ा गया है, जो कि ड्रग्स स्मगलिंग की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, केपीके की बात की जा रही है, यानी कि पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा की। और वहां से जी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि मजदूर के रूप में थे और असल में वो स्मगलिंग कर रहे थे ड्रग्स की। अब जाहिर है कि वो अफगानिस्तान से ड्रग्स यहाँ आती है और यहाँ से ड्रग्स कहाँ कहाँ जाती है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल इन लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन उस ड्रग्स का क्या किया, क्या वाकई में उस ड्रग्स को जाया किया गया है, फेंका गया है, जलाया गया है, या फिर कोई लोग ले गए और उसके बाद वो आराम सुकून से उस ड्रग्स को आगे सेल कर देंगे, ये भी देखना चाहिए। इसलिए कि ये तो बाद में बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ कि ड्रग्स को जो है वो अलग रखा जाता है, उसको सेल कर दिया जाता है, और सामने जो कुछ रखा जाता है वो ड्रग्स नहीं होती, बल्कि वो कोई आलतू फालतू कोई चीज होती है। जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बिल्कुल वो ड्रग्स जो हैं वो पता नहीं उन्हें ज़ाया किया गया है या उनको रख लिया गया है, लेकिन बहरहाल इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं और आप जानते ही हैं कि वो ड्रग्स कहाँ-कहाँ पर भेजी जाती हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बताते हैं कि एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। जी हाँ, एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो सोशल मीडिया पे ना तो कोई अपडेट लगा सकते हैं और ना ही सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे ऑफिस आवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन और ना ही कोई ऑफिस की बात वहां पे लिखी जा सकती है, ना ही अपडेट दी जा सकती है। खैर ये तो अच्छी बात है, इसलिए कि कई बार चीजें जो है वो चेंज होती हैं और कई बार हमने देखा है कि जो फैसले होते हैं या जो एफबीआर में या किसी भी ऑफिस में कोई काम हो रहा होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस वजह से अगर सोशल मीडिया पर लगा दिया जाए वक्त से पहले तो यकीनन उसमें चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। शायद इसी वजह से एफबीआर के तमाम ऑफिसर से कहा गया है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें और किसी किस्म की अपडेट्स ऑफिस की सोशल मीडिया पर
शेयर ना की जाए। बात आगे बढ़ते हैं और जी साथ ही हम आपको ये भी बता दें जी, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, ईद ठंडी गुजरेगी। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि ईद यानी कि जो कि इम्कान है कि कल भी हो सकती है। आज हमारे सारे मौलवी साहब जो हैं वो शाम होते ही अफ्तार के बाद छतों पे जाके बैठ जाएंगे, सारी छतों पे नहीं बैठेंगे, जो खास उनके लिए रखी गई है वहां जाकर और चांद देखने की कोशिश करेंगे। और कहा यह गया है कि ईद के दिनों में बारिश होने की पेशन गोई की गई है। कहा गया है कि जी फोरकास्ट जो आई है वो ये कि ईद के दिनों में बारिश होगी, तो यकीनन ईद जो है वो ठंडी ठंडी गुजरेगी, क्योंकि इस वक्त तो काफी गर्मी है और लोग काफी ज्यादा जो है वो परेशान है। अगर कोई मार्केट जाता है या बाहर शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं तो लोग जो है वो यही शिकायत कर रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन एकदम से गर्मी बढ़ गई है, ये और बात है घर ठंडे है, लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो आपको काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और ईद जैसे आएगी हम ईद के शोज भी आपको लिए लाएंगे। जाहिर है हम पॉलिटिकल शोज ही करेंगे, हमको ईद के दिन कोई गाने नहीं आपको सुनाने लगे तो उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको हमारे ईद के ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे जो यकीनन सभी ने बनवा रखे होंगे। और हम ईद के शोज जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी जल्दी शुरू करने वाले हैं, बल्कि आज ही करेंगे, इसलिए कि कल तो ईद है तो आज ही सब कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ओथ उठा लिया सेनेट में जो लोग मुंतखब हुए, जिन्हें सेलेक्ट किया गया एज अ सेनेटर, उन सब ने ओथ उठा लिया है। अब काम करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी सारी जो काम है वो करते रहते हैं जी, ओथ उठा लिया जी, सेलेक्ट हो गए, सेनेटर बन गए, ये सब आम नौटंकी चलती रहती है, लेकिन काम करते हुए हमें कोई खास दिखाई नहीं देते, चाहे ओथ उठाएं या ओथ ना उठाएं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जी जैसे मैंने आपको बताया कि $5 बिलियन का पैकेज जो है वो लेने में कामयाब हो गए एमबीएस से। लेकिन एमबीएस ने भी जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं दिया है, कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिका ही जो है पाकिस्तान की इस तरह से मदद करवा रहा है या पैसे दिलवा रहा है कह लीजिए। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा सा ये भी फोर्स करे कि जी एनर्जी सेक्टर में काम करें ताकि आप लोग खुद खा कमा सके, कब तक मांगते रहेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए फायदा मंद है, कहीं इस्तेमाल करने के लिए, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी भारत के खिलाफ, तो कभी चाइना के खिलाफ। इसी वजह से पाकिस्तान को पैसा मिलता रहता है और पाकिस्तानी जो है यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या वो लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा आता है, उनकी भी यही कोशिश होती है कि पब्लिक के लिए चाहे कुछ हो ना हो उनकी जेबें भरती रहें, और यही कुछ होता हुआ हम एक बार फिर से देख रहे हैं। टर्की के सदर को भी जी, तुर्किया जैसे अब कहा जाता है, उनको भी जी पाकिस्तान विजिट की दावत दे दी गई है। अब देखते हैं कि उनके प्रेसिडेंट कब आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो आ रहे हैं थर्ड वीक में। अभी तुर्की के या टर्की या जो भी है, तुर्किया उर्किया पता नहीं क्या इन्होंने नाम चेंज किया, आज उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो भी जल्दी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। उनको इनविटेशन चला गया है और अब देखते हैं कि वो कब प्लान करते हैं पाकिस्तान विजिट का। हम बात करेंगे आपसे एक बार फिर सिंध में बढ़ते हुए जराइम से फौज से एक्शन लेने की अपील। जी हाँ, सिंध में जिस तरह से रोड क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं तो फौज से कहा गया है कि फौज एक्शन ले और इन इन जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोके। यानी कि पुलिस लगता है कि बेकार हो गई है और वहां की जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट बैठी है सिंध में, उससे भी कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए फौज से एक्शन लेने की अपील की जा रही है। हम बात करेंगे एक बार फिर टर्की के प्रेसिडेंट की जी, उन्होंने बात की है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। दोनों ने टेलीफोन पे बातें की हैं और क्या बातें की हैं, जाहिर है कि एक दूसरे को मुबारकबाद दी है प्रेसिडेंट बन जाने पे, और उसके साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको जो है पाकिस्तान विजिट के लिए इनवाइट भी कर लिया है, जो कि यकीनन वो बहुत जल्द पाकिस्तान के विजिट पर भी आएंगे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।